हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी स्नेहा शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में एक क्विक रिवीजन लेंगे और इसमें आपको मैं सब कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से छोटे करके बताऊंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है क्या। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में जैसा कि नाम पढ़ के आपको लग रहा है, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है। एरिथ्रो का मतलब रेड ब्लड सेल और ब्लास्टोसिस दैट इज़ उसका रप्चर होना, ठीक है। और वो रप्चर किसका, तो फीटलिस का, दैट इज़ फीटस का, ठीक है। तो ये एक टोटली RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस है स्टूडेंट्स। क्या है, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस है। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए आपको RH ग्रुपिंग के बारे में जानना होगा। तो RH ग्रुपिंग होता क्या है, तो RH एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो RH वो होता है जिसे हम लोग रेशस कहते हैं। रेशस क्या है, तो रेशस एक्चुअल में ये रेशस मंकी जो होते हैं ना, रेशस मंकी एप्स जो हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था, उन्हीं के बारे में बताया गया है। रेशस के पास ये एंटीजन था और इसी से डिस्कवरी हुई थी रेशस एंटीजन की। इस वजह से इसका नाम रेशस पड़ा, दैट इज़ RH, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। और ये RH है क्या स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे इज़ नथिंग बट एन एंटीजन। और ये एंटीजन होता क्या है स्टूडेंट्स, तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन हमारे RBCs में भी प्रेजेंट होते हैं, RBCs ऑफ ह्यूमन। तो ये हमारे रेशस मंकी में भी प्रेजेंट है और एज वेल एट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन RBCs ऑफ ह्यूमन। तो ये जब ये प्रोटीन किसी के RBC में होता है तब वो पॉजिटिव कहलाता है और जिसके पास नहीं होता है वो नेगेटिव कहलाता है। RH नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसा कि आपने देखा होगा A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B नेगेटिव ऐसे कहते हैं, वो ये RH के वजह से ही नेगेटिव पॉजिटिव का डिस्टिंग्विशन आता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, इनकम्पैटिबल, एंटीजन का इनकम्पैटिबल हो जाना। तो RH का इनकम्पैटिबिलिटी होगा कैसे स्टूडेंट्स, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फादर और मदर इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एक फीटस जनरेट हुआ है मदर के वोम में। तो यहाँ पे समहाउ मान लीजिए यहाँ पे फादर जो है वो पॉजिटिव है और मदर जो है वो नेगेटिव है। तो समहाउ अगर मदर के पास नेगेटिव हो गया तो ऑल गुड, लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, फादर का पॉजिटिव RBC में आ जाता है, दैट इज़ रेशस आ जाता है, तब क्या होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में यहाँ पे प्लेसेंटा नाम का एक चीज़ होता है, आपको पता ही होगा। प्लेसेंटा जो मदर और फीटस के, ग्रोइंग फीटस के बीच में एक क्या बैरियर पैदा करके रखता है। तो ये बैरियर पैदा करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लेसेंटा, ओके। तो प्लेसेंटा करता क्या है, तो हमारे मदर और फीटस के बीच में एक बैरियर पैदा करता है और ये बैरियर किसी को घुसने नहीं देता है, कुछ भी घुस नहीं सकता एक्सेप्ट वन एंटीबॉडी विच इज़ IgG, ओके, वी नो दैट, ठीक है। तो अब क्या होता है, डिलीवरी के पहले तक सब कुछ सही रहता है, बच्चा फुल्ली ग्रो करता है, सब कुछ हो जाता है। अब जब पार्चुरेशन की बारी आती है बच्चों की, पार्चुरेशन की बारी जब आती है तब क्या होता है कि जब इसे निकाला जाता है फीटस को, तो समहाउ कुछ ब्लड विच इज़ अ सेल, वो सेल और मदर के वुम के साथ कुछ इंटरेक्शन हो जाता है और ये इंटरेक्शन जब हो जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि मदर के बॉडी को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और एंटीजन आया है। इट एक्ट्स लाइक अ एंटीजन, फॉरेन एक्ट करता है क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब मदर का बॉडी क्या करता है कि भाई यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव आ गया है, तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या बनाना होगा, एक एंटीबॉडी बनाना होगा, ठीक है। और ये एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी RH
ये होता क्या है स्टूडेंट्स? तो ये होता है एंटी RH एंटीबॉडी होता है। और ये एंटी RH एंटीबॉडी क्या करता है स्टूडेंट्स? तो ये एंटी RH एंटीबॉडी मेमोरी के तरह रह जाता है। किसके बॉडी में? तो वुमन के बॉडी में रह जाता है। अब क्या होता है सेकेंड प्रेगनेंसी में स्टूडेंट्स? तो सिमिलरली यहाँ पे इंटरकोर्स हुआ और उसके बाद फिर बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, फीटस का। बट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, उसी वक्त क्या होगा? ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव कहीं से भी हुआ और ये तो नेगेटिव था, और इन ऐसा अगर कंडीशन सेकेंड प्रेगनेंसी में बनता है तो क्या होगा? यहाँ पे तो मेमोरी सेल था मदर के पास, था ना मेमोरी सेल, और वो मेमोरी सेल्स कौन थे? एंटी RH एंटीबॉडी। ओके, तो ये एंटी RH एंटीबॉडी क्या करेगा? ये जाएगा और डायरेक्टली फीटस के सेल्स के पास जाकर RBC को रप्चर करना शुरू कर देगा। ठीक है, और यही RBC को रप्चर करने से, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक, विच वी नो इट एज हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, और यही न्यूबॉर्न को कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, फेमस में हम लोग जो कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बस ये यही है, इसी के कारण ये फर्स्ट तो हीमोलाइटिक दैट इज़ RBC का रप्चरिंग होता है। उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है? सीवियर एनीमिया से वो बच्चा जूझ सकता है। ठीक है, एनीमिया से जूझ सकता है, और इट कुड बी ऑल्सो फेटल, ये फेटल भी हो सकता है, दैट इज़ उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारी 3 केसेस है जो अफेक्ट करता है ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी का ये केस है। अब इसे रोकने के लिए सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं? इन्होंने साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन बनाया है, जिस वैक्सीन का नाम है रोगम वैक्सीन। ये रोगम वैक्सीन क्या है स्टूडेंट्स? तो ये रोगम वैक्सीन सिमिलरली जैसा फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर ने एंटी RH एंटीबॉडी बनाया था, वैसा ही टाइप का, जो मेमोरी सेल के तरह ही जो बनाया था, वैसा ही टाइप का ये भी एक एंटी RH एंटीबॉडी ही होता है। ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडी ही कंटेन करता है। ये एक्चुअल में एक वैक्सीन है। तो स्टूडेंट्स ये कैसा होगा? ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एटीन्यूएटेड या फिर कमज़ोर चीज़ें वैक्सीन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एंटी RH एंटीबॉडी क्या करेगा? सिमिलरली ये जाएगा और जाकर जो भी कंबाइंड RBCs जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो सारे RBCs को जाकर मार डालेगा, बच्चे फीटस के RBC को। और जब फीटस के RBC को मार डालेगा तो वो एंटीबॉडी जो मदर के बॉडी में बनने वाले थे, वो एंटीबॉडी भी नहीं बनेगा। और अगर ये हुआ तो बच्चों क्या होगा? तो कोई भी नो एंटीबॉडी, नो मेमोरी सेल। और यही जब नहीं होगा तो सेकंड बेबी कैसा होगा स्टूडेंट्स? तो सेकंड बेबी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। न्यू बॉर्न जो होगा, नो डिजीज़ एट ऑल। ओके, तो यही चीज़ है जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो होप आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अगर समझ आया है तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा इसका। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।